नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर लखनऊ से है। सबसे पहले बीजेपी कार्यालय में संगठन की बैठक खत्म हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी बैठक में मौजूद रहे। यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन भी बैठक में रहे शामिल। निकाय चुनाव और एमएलसी चुनाव को लेकर मंथन हुआ। एक व्यक्ति एक पद के नियम पर कोई घोषणा नहीं हुई। भूपेंद्र चौधरी ने कहा, यह निर्णय पार्टी को लेना है, हम बहुत ही जल्द इसका फैसला करेंगे। 5 मंत्री हैं जो संगठन से आए हैं, नियम के तहत उन्हें यह पद बाद में छोड़ना होगा। देखिए, इससे पहले भी आपको याद होगा, भूपेंद्र चौधरी ने कहा था कि पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का नियम है और अब उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 5 मंत्री हैं जो संगठन से आए हैं और बहुत ही जल्द उनको लेकर भी फैसला हो जाएगा। नियम के तहत ही उन्हें यह पद बाद में छोड़ना होगा। कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर, पदाधिकारियों के साथ बैठकर इन कार्यक्रमों को, अभियानों को सफल बनाने के लिए एक व्यापक रणनीति बनाई है और मुझे निश्चित विश्वास है कि जो सेवा पखवाड़ा के रूप में हम लोग कार्यक्रम बनाएंगे वो जन जन तक, जनता के बीच में अपनी बात हम लोग सेवा के माध्यम से, रचनात्मक कार्यों के माध्यम से पहुंचाने का काम करेंगे और नगर निकाय चुनावों में बेहतर रणनीति बनाकर अपने कार्यकर्ताओं और नेतृत्व के विश्वास के आधार पर हम लोग एमएलसी की 5 सीटें भी जीतेंगे और नगर निकाय में 17 के 17 मेयर और अधिकांश नगर पालिका, नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, अधिकांश सभासद भाजपा जीतेगी। हम लोगों और देखिए, लगातार 2024 से पहले ये प्री बोर्ड की तैयारी चल रही है। जैसे प्री बोर्ड होता है ना, बोर्ड एग्जाम से पहले, वैसे ही निकाय चुनाव यहां पर है और उस निकाय चुनाव को लेकर संगठनात्मक तौर पर बैठकों का दौर चल रहा है। और भूपेंद्र सिंह चौधरी ने जिला गाजियाबाद से शुरुआत की थी, अवध क्षेत्र, और उसके बाद में लगातार आगे बढ़ते हुए बैठकों का सिलसिला चल रहा है और उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तमाम पदाधिकारियों के साथ में। चाहे प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह की बात हो या फिर संगठन महामंत्री की बात हो, सभी लोग इस बैठक का हिस्सा रहे। मनीष हमारे साथ जुड़े ज्यादा जानकारी के लिए। मनीष, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि संगठनात्मक तौर पर बैठकों का दौर चल रहा है, आज की इस बैठक में किन किन खास बिंदुओं पर बातचीत हुई है, क्या जानकारी आपके पास में? देखिए, आपको बता दें कि निश्चित तौर से पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ ये बैठक की गई थी और पहली बैठक थी प्रदेश मुख्यालय पे। तो तमाम पदाधिकारी इनके साथ जुड़े हुए थे, तमाम पदाधिकारी इनके के साथ बैठक में थे। खुद भूपेंद्र चौधरी, प्रभारी राधा मोहन सिंह और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह थी। सबसे अहम चीज़ इसमें की गई जो सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें 17 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर तक का जो सेवा पखवाड़ा मनाने की बात है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम हैं। चाहे वो रक्तदान शिविर की बात करें, चाहे वृक्षारोपण की बात करेंगे, चाहे लोकल फॉर वोकल की बात करेंगे, चाहे आप जल कल की बात करेंगे, ये तमाम कार्यक्रम है। इसको कैसे धरातल तक उतारा जाए, कैसे इस पखवाड़े को सफल बनाया जाए, इसको लेकर चर्चा की गई थी। पर सबसे अहम चीज़ जो खुद हमने भूपेंद्र सिंह चौधरी से अपनी बात की थी कि 2 अहम बातें थी इसमें। पहली, जो सरकार में और संगठन में एक व्यक्ति हैं जो पदाधिकारी भी हैं और साथ में सरकार में मंत्री भी हैं, उनके ऊपर क्या निर्णय कब लिया जाएगा, क्योंकि जब संगठन नया बनता है, नया संगठन आएगा तो नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। जो नए उपाध्यक्ष होंगे, चाहे महामंत्री के पद से जो इस्तीफा देंगे, उनकी जगह जब नई टीम आएगी तो वो टीम कब तक आएगी, क्योंकि जब टीम आएगी तभी आप काम भी कर सकते हैं। उन्होंने इसमें बोला कि जिस तरीके से संगठन का और सरकार का एक पद एक व्यक्ति का सिद्धांत होता है, उसमें निर्णय संगठन को लेना है और वो निर्णय बहुत जल्दी ले लिया। माना ये जा रहा था कि आज शायद ये इस्तीफे का जो चर्चा थी, जिसमें हमने खुद नरेंद्र कश्यप की बात की थी, जयशंकर सिंह से बात की थी, क्योंकि कई मौकों पर भूपेंद्र सिंह चौधरी कह चुके थे कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत हमारी पार्टी में है और ऐसे में इसको लेकर जल्दी फैसला होगा। इसलिए ये उम्मीद की जा रही थी कि आज उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ा जाएगा और कुछ नए चेहरों को अब संगठनात्मक तौर पर जिम्मेदारी मिलने वाली है। वो कौन से चेहरे होंगे, इसको लेकर एक बड़ी जिरह छिड़ी हुई थी। निश्चित तौर से पूछा, देखिए प्रमोशंस की बात कर सकते हैं, प्रमोशंस हो सकते हैं। नए संगठन का जो विस्तार होगा उसमें प्रमोशंस जरूर मिलेंगे। जो लोग पहले से लगे हुए हैं उनको प्रमोशन मिलेगा। कई नए चेहरे भी आपको संगठन में देखने को मिल सकते हैं। बदलाव निश्चित तौर से होगा, पर वो बदलाव कब होगा ये देखने की बात होगी, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय रह गया है। सितंबर का है, अक्टूबर का महीना माना जाता है कि फेस्टिव सीजन में बहुत ज़्यादा जाता है। उसके बाद नवंबर के आध तक आपके पास निकाय चुनाव होंगे। हालांकि निकाय चुनाव में जीत की पूरी 17 की 17 जो महापौर हैं उनको जीतने की और तमाम जो पद हैं उनको जीतने की बात खुद भूपेंद्र चौधरी कह रहे हैं। उसके लिए पर उनको टीम की जरूरत पड़ेगी और ऐसे में आप जितनी जल्दी अपनी नई टीम बनाएंगे, उसको जितनी जल्दी आप फील्ड में उतारेंगे, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आ सकता है, उतनी बड़ी जीत की तरफ आप बढ़ सकते हैं। तो मिशन 2024 की बात उन्होंने कही है, मिशन 2024 पे भी निगाह है, पर उसको सेमीफाइनल की तरह कहीं देखा जाए। जिस तरह आपने कहा था प्री बोर्ड एग्जाम्स है, निश्चित तौर से प्री बोर्ड एग्जाम्स है और इसमें आपकी कितनी तैयारी है ये आपके
पेपर से आपको पता चल जाएगा। उसके लिए संगठन के तौर पे आज बहुत बड़ी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और ये बैठक अब से कुछ देर पहले ही खत्म हुई है। इसमें तमाम पदाधिकारी थे, तमाम मोर्चों के जो अध्यक्ष थे वो भी यहाँ पे मौजूद थे। तो उन सब के चर्चा के करने के बाद जिस तरीके से हमने देखा था सुबह जो शीर्ष नेता थे, दिल्ली का शीर्ष नेता था, उनके साथ वर्चुअल बैठक हुई थी और अंतिम निर्णय, अंतिम फैसले के ऊपर मुहर लगाई गई थी। किस तरीके से जो पूरी चीज़ें हैं, जो आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं शीर्ष नेता दिल्ली की तरफ से, उसको कैसे यूपी में। चलिए मनीष के पास वापस लौटेंगे। इस बीच देखिए निकाय चुनाव और एमएलसी चुनाव को लेकर मंथन हुआ है, जो जानकारी मिल पा रही है अंदर खाने। और बड़ी बात है कि एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर क्योंकि पार्टी कर रही है तो कोई घोषणा इसको लेकर नहीं हुई है, भूपेंद्र चौधरी ने कहा, लेकिन जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 5 मंत्री जो संगठन से आए हैं और थोड़ी ही देर में यूपी बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक शुरू हो जाएगी। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बैठक में बीजेपी के कई पदाधिकारी शामिल भी होंगे। थोड़ी ही देर में शुरू होगी यूपी बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में बैठक होगी और मनीष लगातार बने। मनीष, इसे लेकर भी ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए निश्चित तौर पे अभी संगठनिक तौर से जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है। अब से कुछ देर बाद एक एक मोर्चे की, सबसे पहले युवा मोर्चा की होगी, उसके बाद महिला मोर्चा की होगी, उसके बाद किसान मोर्चा की होगी, उसके बाद अल्पसंख्यक से अनुसूचित जाति, जनजाति और तमाम उन जो मोर्चे, जो सभी 7 मोर्चे हैं, उनके अध्यक्ष के साथ उनकी पदाधिकारी के साथ बैठक होगी। उनके साथ तौर पर दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि जो पखवाड़ा, सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है उसको कैसे झांकल चलाया जाए। उन मोर्चों की जो मोर्चे हैं उनकी जो भागीदारी होगी वो सुनिश्चित की जाएगी और उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे वो जल्द से जल्द अपनी जनजाति और तमाम उन जो मोर्चे हैं, जो सभी 7 मोर्चे हैं, उनके अध्यक्षों के साथ, उनके पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। उनको साफ तौर से दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि जो पखवाड़ा, सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है उसको कैसे धरातल पर लाया जाए। उन मोर्चों की जो मोर्चे हैं उनकी जो भागीदारी रहेगी वो सुनिश्चित की जाएगी और उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि वो जल्द से जल्द अपने मोर्चे के साथ, अपनी टीम के साथ उस पखवाड़े के लिए और निकाय चुनाव के लिए धरातल पर उतरे। तो निश्चित तौर से सभी संगठन के सभी मोर्चों को आज ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि किस तरीके से किसको क्या काम करना है, संगठन तौर पे कौन कहाँ पे क्या करेगा। हर बूथ को मजबूत करने की रहेगी, हर बूथ पे कार्यक्रम किए जाएंगे, तो उसको कैसे सफल बनाया जाए इसके दिशा निर्देश अब से कुछ देर बाद जब ये बैठकों का दौर शुरू होगा उसमें देते हुए नजर आएंगे भूपेंद्र चौधरी और राधा मोहन सिंह और धर्मपाल सिंह, जो महामंत्री प्रदेश संगठन। तो निश्चित तौर से भले ही आप कह दें कि पहली बैठक है, इंट्रोडक्टिव बैठक है, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष के पहले भी क्षेत्रीय संगठन को संभाल चुके हैं, संगठन में लगातार मजबूती के साथ है, सरकार में रहे, तो उनको पता है कि किस तरीके से काम किया जाता है। दिशा निर्देश दी जाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए इस पे फोकस रहेगा भूपेंद्र चौधरी का और उनकी टीम का, कि जो उनको जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि बार बार अपने जिक्र करते हैं कि उनको मिड टर्म की जिम्मेदारी दी गई है, पर कार्य करना होगा, क्योंकि निकाय चुनाव में आपको अपनी जीत दिखानी होगी, आपको अपनी टीम का परफॉर्मेंस दिखाना होगा। उसी के आगे 2024 जो 80 में से 80 सीट का वादा किया गया है उसको कैसे जीतेंगे, इसके भी ऊपर भी रणनीति बनाई जा रही है। पूजा, चलिए मनीष बने रहिए हमारे साथ में, वापस लौटेंगे आपके पास में। देखिए लगातार बड़ी खबरों पर हमारी नजर है। इस बीच एक खबर यह कि फिलहाल जो बैठक चल रही थी संगठनात्मक वो खत्म हो चुकी है। अब किसान मोर्चा की, बीजेपी किसान मोर्चा की जो बैठक है वो आगे शुरू होने वाली है। इस बीच लखनऊ से ही एक और बड़ी खबर है। लेवाना अग्निकांड की जांच में कुछ पोल खुल रही हैं लगातार। अग्निकांड की जांच में पता लगता है कि एलडीए अधिकारियों की कोरी लापरवाही थी। लेसा के एसडीओ ने 2 लाइन की रिपोर्ट लगाकर कमर्शियल विहित अधिकारी महेंद्र कुमार मिश्रा ने इस केस को खत्म किया था। अवैध निर्माण के चलते पहले से चल रहा केस जिसे खत्म किया गया। आबकारी अधिकारियों ने भी होटल को जमकर फायदा पहुंचाया। बिना चरित्र प्रमाण पत्र के ही लाइसेंस दे दिया गया, आबकारी लाइसेंस दे दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आबकारी अधिकारी भी अपनी मुनाफाखोरी के चक्कर में तमाम नियमों को ताक पर रख देते हैं। बगैर चरित्र प्रमाण पत्र के ही आबकारी लाइसेंस दिया गया। मनीष लगातार बने हमारे साथ में, मनीष का फिर से रुख करेंगे। मनीष, लेवाना अग्निकांड में लगातार कई पोल खुल रही हैं और इस बार बड़ी पोल और खुलती है आबकारी अधिकारियों की लापरवाही की। अपनी मुनाफाखोरी के चक्कर में कैसे नियमों को ताक पर रखकर लाइसेंस दे दिया जाता है। और जागते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की है, कहीं ना कहीं थाना पुलिस करते हुए आप नजर आते हैं। पर जो बड़े अधिकारी होते हैं जिनकी कनेक्शन में सारा काम होता है उनके ऊपर कहीं ना कहीं आप देखते हैं कहीं ना कहीं
निश्चित तौर से देखिए, एक बड़ी घटना के बाद अफसोस इस बात का होता है कि एक किसी बड़ी घटना के बाद ये अधिकारी जागते हैं और जागते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की एक कहीं ना कहीं खाना पूर्ति करते हुए आप नजर आते हैं। पर जो बड़े अधिकारी होते हैं, जिनकी संरक्षण में सारा काम होता है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं आप देखते हैं कहीं ना कहीं उनको क्लीन चिट मिल जाती है। ऐसी एक पोल और खुली है आबकारी विभाग में भी जहाँ पे 1867 सराय एक्ट का संशोधन बिना किए 4 साल बाद भी नहीं कर पाए थे और 4 साल पहले से ये पूरा दिया गया था आपको, और इसमें कहीं ना कहीं अनदेखी की गई थी। और अनदेखी किस तरीके से की जाती है ये सबको पता है। इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भी मामला जरूर उठते हुए नजर आएगा। पर क्या दोषियों के खिलाफ जो कार्रवाई है, जो कार्रवाई की बात अगर हम कहते हैं कि कार्रवाई की जाती है, कहीं उन दोषियों की कार्रवाई का सजा कौन लोगों को मिलता है जो उस होटल में रुके थे, जो इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ थे, या कहें कि उनको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं था, उन चीज़ की उनकी कोई गलती नहीं थी और वहाँ पे अपनी जान गंवाते हैं। और तमाम ऐसे लोग हैं जो उसकी वजह से बीमार होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर ऐसे कांड की बात, चलिए ठीक है मनीष। और वहीं 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ महंत दिग्विजयनाथ की पुण्यतिथि के मौके पर कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी ने महंत दिग्विजयनाथ को नमन किया। महंत दिग्विजयनाथ जी को विनम्र श्रद्धांजलि। हिंदू धर्म हमेशा नई प्रेरणा स्थापित करता है। पूर्वजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए प्रतिपक्ष बनाया गया। किसी पर की गई कृपा के लिए कृतज्ञता सनातन धर्म का लक्षण है। जीवन चक्र केवल मनुष्य का ही नहीं चलता, जड़ और चेतना के समन्वय से जीवन चक्र चलता है। धर्म एक दूसरे को जोड़ता है। ये कुछ मुख्य बातें हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कही। कोई भी समाज तब तक शक्तिशाली नहीं हो सकता, सामर्थ्यवान नहीं हो सकता, जब तक उनके लिए उत्तम शिक्षा न हो। कोई समाज तब तक स्वस्थ नहीं हो सकता जब तक आरोग्यता प्राप्त करने के लिए उस प्रकार के अवसर उनके सामने न हो। गोरखपीठ की परंपरा सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों के प्रति तो सदैव समर्पित भाव के साथ कार्य करती रही है। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सेवा के विभिन्न प्रकल्पों को साथ में लेकर के लोक कल्याण के इन कार्यक्रमों के साथ निरंतर जुड़ी रही है। कोई भी समाज तब तक शक्तिशाली नहीं हो सकता, सामर्थ्यवान नहीं हो सकता, जब तक उनके लिए उत्तम शिक्षा न हो। खबर वाराणसी से। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले में फैसले का मामला। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट जाने का ऐलान किया है। कल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष। जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट का रुख किया है और कल ही उस फैसले के बाद, क्योंकि देखिए कल ही जिला कोर्ट ने यह माना कि यह मामला सुनने लायक है। श्रृंगार गौरी मामला सुनने लायक है, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष की तमाम दलीलें रद्द हो गईं। 7/11 जो उनकी याचिका थी वो खारिज हो गई। और बड़ी बात यह है कि श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी केस के फैसले के मामले में अब मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट का रुख किया है, हाईकोर्ट जाने का ऐलान किया है। मुस्लिम पक्ष ने कल ही यह स्पष्ट कर दिया था कि अब इस फैसले के खिलाफ वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे। कल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष। अतीक अहमद के बंगले को कुर्क करने की तैयारी। लखनऊ के सीतापुर रोड पर बना है मकान। माफिया अतीक अहमद के मकान को ट्रेस किया गया। पत्नी के नाम पर 5 करोड़ का यह मकान खरीदा गया था। मकान को कुर्क करने के लिए धूमनगंज पुलिस ने रिपोर्ट तैयार है। अतीक अहमद के ठिकानों को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है, उसकी जमीनों को कुर्क किया जा रहा है। इस बार माफिया अतीक अहमद की 5 करोड़ की एक और प्रॉपर्टी जो उसने अपने पत्नी के नाम पर खरीदी थी, अब उस पर भी एक्शन होगा। मकान को कुर्क करने के लिए धूमनगंज पुलिस ने रिपोर्ट तैयार की है। यह बड़ी खबर। इस बीच अतीक अहमद के बंगले को कुर्क करने की तैयारी। 5 करोड़ का बंगला अपने पत्नी के नाम से खरीदा था, जिसको ट्रेस किया और अब
लखनऊ के सीतापुर रोड पर बने इस मकान को कुर्क करेगी पुलिस। और नीलेश मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। नीलेश, ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि माफिया अतीक अहमद की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई धूमनगंज पुलिस की तरफ से की जाएगी। धूमनगंज पुलिस की तरफ से एक रिपोर्ट तैयार की गई है। उस रिपोर्ट में ये दिखाया गया है कि राजधानी लखनऊ का जो सीतापुर रोड का इलाका है, वहां पर 5 करोड़ रुपए का एक मकान माफिया अतीक अहमद ने अपनी पत्नी के नाम पर खरीदा था। उस मकान को ट्रेस करने की कार्रवाई जो है धूमनगंज पुलिस की तरफ से की गई है और जल्द ही नोटिस जारी की जाएगी। और नोटिस जारी करने के बाद ही जो 5 करोड़ रुपए का लखनऊ के अंदर उनका मकान है, उसको कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं लगातार माफिया अतीक अहमद के ऊपर जो है शिकंजा कसा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार चाहे जो माफिया हो उसके ऊपर शिकंजा कसने के निर्देश जारी किए हैं, जिसी के तहत अब जो है अतीक अहमद की जो संपत्ति है उसको कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है नीलेश, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए, माफिया अतीक अहमद के मकान को ट्रेस किया गया है। 5 करोड़ का बंगला है जो कि लखनऊ में है और पत्नी के नाम पर ये बंगला खरीदा गया था। 5 करोड़ का ये बंगला है जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है। मकान को कुर्क करने के लिए धूमनगंज पुलिस ने रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। अतीक अहमद के बंगले को कुर्क करने की तैयारी कर ली है। लिवाना अग्निकांड में अब तक 19 अधिकारी और कर्मचारी निलंबित। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने होटल को पूरी तरह से सील कर दिया। लिवाना होटल के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात भी किया गया है। जल्द ही लिवाना होटल पर बाबा का बुलडोजर चलेगा। गृह विभाग, नियुक्ति विभाग, अग्निशमन विभाग पर हुई कार्रवाई। लखनऊ विकास प्राधिकरण, आवास विकास, शहरी नियोजन के अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। लिवाना होटल अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में अग्निशमन विभाग अब अभियान चला रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने होटल को पूरी तरीके से सील कर दिया है। लगातार एक्शन का सिलसिला जारी है। लिवाना होटल के बाहर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। जल्द ही लिवाना होटल पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जौनपुर कार्यक्रम रद्द हुआ। खराब मौसम के चलते उनका कार्यक्रम रद्द हुआ है। स्वर्गवासी उमानाथ सिंह की 27वीं पुण्यतिथि के मौके पर उनको शामिल होना था, लेकिन उनका यह कार्यक्रम रद्द हो गया। खराब मौसम की वजह से उनका यह कार्यक्रम रद्द हुआ है। खराब मौसम के चलते उनका कार्यक्रम रद्द हुआ। स्वर्गवासी उमानाथ सिंह की 27वीं पुण्यतिथि के मौके पर उनको शामिल होना था। खबर गाजीपुर से, जहां पुलिस ने 80 लाख के हेरोइन के साथ तस्कर भाई बहन को गिरफ्तार किया है। इस बात का खुलासा एसपी ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि जंगीपुर थाने और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई से हेरोइन तस्कर भाई बहन गिरफ्तार हुए हैं। पकड़े गए तस्कर भाई बहन के पास से 915 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। अब बरामद हेरोइन की मार्केट वैल्यू 70 से 80 लाख। ट्रॉफिक सब्सटेंसेस पे लगातार रिकवरीज पे ध्यान दिया जा रहा है। विशेष टीमों का गठन न करके लगातार रिकवरीज और अरेस्टिंग जो है वो करी जा रही है। पिछले बार हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कुछ लोग न पकड़े गए थे। नारकोटिक्स में लगभग 800-900 ग्राम का उसमें रिकवरी थी। उसमें एक बाबू बनारसी नाम के व्यक्ति का नाम जो है वो सामने आ रहा था। जब उनका सारा सर्विलांस से डेटा वगैरह एनालाइज किया गया तो ये बात पता चली कि सुहेल अंसारी नाम का एक व्यक्ति ही बाबू बनारसी न है, और इसके ऊपर अगर काम न करेंगे तो काफ़ी अच्छी रिकवरी जो है इसमें हो सकती है। इसमें जंगीपुर पुलिस, स्वाट टीम इनके द्वारा बाबू बनारसी उर्फ सुहेल अंसारी की गिरफ्तारी करने में पुलिस को कल कामयाबी प्राप्त हुई है।
इसकी सिस्टर जो रईसा बानो है वो भी इस गिरोह के एक इम्पोर्टेंट मेंबर है। लगभग 915 ग्राम का हेरोइन जो है इसमें से बरामद हुआ है। बागपत में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने बर्खास्त सिपाही के बेटे को चाकू मार दिया, धमकी भरी चिट्ठी थमाकर फरार हुए। घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर बुलंदशहर से, जहां बीजेपी नेता और सप्लाई इंस्पेक्टर के बीच जमकर तकरार हुई। राशन में करप्शन को लेकर दोनों के बीच बहसबाजी हुई। वीडियो में सप्लाई इंस्पेक्टर को धमकाते दिखे बीजेपी नेता। करप्शन को लेकर हुई बहसबाजी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फर्रुखाबाद में मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपिटाई हुई। दोनों पक्षों में मारपीट के बाद फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान युवक के हाथ में गोली लग गई। गोली लगने से युवक गंभीर घायल हुआ। आनंद फानन में युवक को सीएचसी में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। सिकंदरपुर महमूद गांव का ये मामला है। कैसे लगी गोली? दो पक्षों में चल रही थी। किसमें रबीत में और कलेक्टर गढ़वालू। अच्छा, तो तुम्हारे कैसे लगी? हमारे तो जब उन्हें चलाई है लगे, हम तुम थे बीच बचाव कर रहे थे क्या? ऐसे तुम गए थे देखने के लिए? एटा में एक विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई उसकी, और इलाके में इससे हड़कंप मचा। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच शुरू कर दी। गांव मुडई प्रहलाद नगर का ये पूरा मामला है। पीलीभीत के सदर कोतवाली क्षेत्र में, जहां एक युवक की बच्चा चोरी के शक में पिटाई कर दी गई। युवक अपनी पत्नी के साथ बच्चे का इलाज कराने ले जा रहा था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस युवक और उसके परिजनों को सुरक्षित थाने में लेकर गई। सदर शहर कोतवाली का मामला था। न्यूरिया के आदमी अपने थोड़ा सा मानसिक रूप से कमज़ोर बच्ची थी और वो रो रही थी। उसको लेके पत्नी के साथ एवं भतीजे के साथ वो मोटरसाइकिल से आ रहा था। तभी मोहल्ले के कुछ लड़कों ने उन्हें रोक के इंक्वायरी शुरू कर दिया था और वहाँ किसी ने अफवाह फैला दिया था बच्चा छोड़। तत्काल पुलिस मौके पर पहुँच गई थी। उन्हें तुरंत रेस्क्यू कर दिया था और उनको तुरंत, जो बच्ची वैसे भी वो बीमार थी, उनको इलाज है तो तुरंत ही पुलिस अपने गाड़ी से उनको मेडिकल भिजवा दिया है। पूरा परिवार सेफ है, किसी को कोई चोट नहीं है। मगर जो इतने लगातार हम लोगों के अवेयरनेस वीडियोस के बाद भी जगह जगह मीटिंग करके जो बच्चा चोर की अफवाह ना फैलाएं या किसी को कोई भी रोके ना, इस तरह से कहीं हम लोगों का अभियान चलाया गया। इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने अफवाह फैलाया। उनके खिलाफ हम लोग मुकदमा लिख रहे हैं और उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया। जौनपुर में बच्चा चोरी का आरोप लगाकर लोगों से आए दिन मारपीट के मामले में दो अलग अलग थाने से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शैलेंद्र सिंह ने बताया कि बच्चा चोरी का आरोप लगाकर मारपीट करने वाले 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उन्होंने कहा कि बच्चा चोरी की अफवाह फैलाना या किसी से मारपीट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जो नेपाई बड़ा गांव वाराणसी का रहने वाला है, उसने ये थाने पर आकर सूचना दिया कि उसका एक मित्र है जो भीम नाम का है। ये बाहरी व्यक्ति है और मानसिक रूप से अस्वस्थ है। उसके साथ ही वो भट्टे पर काम करता है और उसका भरण पोषण वो स्वयं नेपाई ही करता है। और ये जब कुत्तूपुर नामक स्थान पर थाना सरायख्वाजा में सुबह 10 तारीख को ये घूम रहा था, तो उसी समय कुछ अराजक तत्वों ने उसके साथ गाली गलौज की, मारपीट की। इसके बाद थाने पर इसकी सूचना दी गई। पुलिस तत्काल इस प्रकरण में इसकी सूचना प्राप्त होते ही इसमें तुरंत गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें जो नामजद अभियुक्त थे उनकी सबकी गिरफ्तारी कर ली गई है। कि जो नेपाई बड़ा गांव वाराणसी का रहने वाला है, उसने ये थाने पर। समाजवादी पार्टी के विधायक धरना देंगे। कल से 18 सितंबर तक सपा विधायकों का धरना शुरू। किसान युवा पेंशनर्स के मुद्दे को लेकर धरना होगा। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर कल से धरना देंगे। सुबह 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक रोज धरना देंगे।
और फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।